माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। ऐसे तो मेरी तकरीबन हर एक वॉइस नोट हर किसी के लिए बड़ी महत्वपूर्ण होती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होती हैं। लेकिन ये वॉइस नोट मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये वॉइस नोट सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये वॉइस नोट उनके लिए भी महत्वपूर्ण हैं जिन लोगों ने 2019 से लेकर के अभी तक शाइन परिवार की किसी भी इन पर अपनी लाइबिलिटी उतारी है। ये वॉइस नोट उनके लिए भी महत्वपूर्ण हैं जिन लोगों ने किसी की अफवाहों में आकर के एफआईआर्स, कंप्लेन या पीआईएल डाली है। ये वॉइस नोट उनके लिए भी महत्वपूर्ण है जिन्होंने अब तक ऐसा कोई भी एक्शन नहीं लिया है। और ये वॉइस नोट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है शाइन परिवार के एसोसिएट्स के लिए। सबसे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहूँगा, इंसान का नज़रिया या उसकी सोच जैसी होती है, वो पूरी दुनिया को वैसे ही देखना चाहता है और वैसे ही देखता है। इसीलिए कई बार ऐसा होता है, कुछ अच्छी सोच के लोग जिन्हें दुनिया सीधा साधा कहती है और लोग ये कहते हैं कि बेचारा काफ़ी सीधा, इसको लोगों ने बेवकूफ़ बना दिया। एक्चुअली जो इंसान ईमानदार होता है, जिस इंसान के मन में कभी भी इच्छा नहीं होती किसी के साथ वो गलत करे, फ्रॉड करे, वो हमेशा हर ईमानदार और बेईमान हर तरह के लोगों को एक जैसा ही देखता है। उसे भी लगता है पूरी दुनिया बड़ी ईमानदार है, और इसी वजह से कई बार वो ऐसे बेईमान लोगों के साथ इन्वॉल्व हो जाता है जो अपनी बेईमानी को फैलाते फुलाते हैं, लाभ उठाते हैं। और जब उनको दिखने लग जाता है कि वो अब लाभ नहीं पा रहे हैं, तब उनको एक याद आता है कि यार ये तो बड़े गलत लोगों के साथ में थे। और फिर वो अपने तरीके से, अपने नज़रिए से जो उन्होंने कर रखा होता है, जो उन्होंने सोच रखा होता है, उस सब की पूरी आग उगलते हैं और ऐसी जगह को या ऐसे शख्स को दोषी या गलत साबित करते हैं जिन्हें लगता है कि नहीं, ये शख्स, ये बंदा अगर मेरी जगह होता तो ये भी ऐसा करता। तो वो उसके बारे में जो बातें बोलते हैं ना, उसी लिहाज से बोलते हैं। मैं आप सभी लोगों को, कुछ पढ़े लिखे लोगों का एक एग्जांपल देना चाहूंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा इस क्रिएटिव के बारे में। मैं इंडियन पॉलिटिक्स से ही लेता हूं। आप हमेशा देखेंगे जब भी कोई पॉलिटिशियन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में जाता है, तो एकाएक वो अगली पार्टी जिसे छोड़कर गया होता है उसके अंदर सारी खामियां उसे नजर आती हैं। और जिस पार्टी में गया होता है उस पार्टी के सिद्धांत, उस पार्टी की सारे एक सारे वसूल प्रिंसिपल उसको अच्छे लगने लग जाते हैं। और अपने इलेक्शन में जब जाता है, चुनाव में, तो हमेशा अपनी पुरानी पार्टी के बारे में वो सारे शब्द रिपीट करता है, दोहराता है, जो पहले वो जिस पार्टी में उसके बारे में दोहरा चुका होता है। यह आचरण होता है, यह व्यवसाय होता है। लेकिन भारत देश के अंदर मैं दो ऐसे पॉलिटिशियन के बारे में कहना चाहूँगा जिनसे मेरा कोई पॉलिटिकल नाता नहीं है, और शायद अभी तक मेरे ख्याल से हमने या हमारे जानने वालों में से किसी का ये नौबत नहीं आई कि उनको वोट देना पड़े। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं अरविंद केजरीवाल, और कुमार विश्वास जो मशहूर कवि भी हैं, इन दोनों का मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि ये दोनों बड़े अच्छे दोस्त थे। इनकी दोस्ती कई सालों की रही, और कुमार विश्वास साहब अरविंद केजरीवाल साहब के साथ में अन्ना आंदोलन में कंधे से कंधा मिला करके आंदोलन को ताकत दिया इन लोगों ने। और जब आम आदमी पार्टी बनी तो कुमार विश्वास साहब बिल्कुल अरविंद केजरीवाल के लिए जितना भी गुणगान हो सकता था उन्होंने गाया, और दूसरी विपक्षी पार्टियों के बारे में जितना बुरा हो सकता था उन्होंने उनकी कमियां भी गिनाई, तार्किक तौर पे भी और उनके जो अपने गुण उससे भी। आम आदमी पार्टी सत्ता में आई, विचारों का मतभेद हुआ, और एक वक्त ऐसा आया कि कुमार विश्वास साहब ने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया। लेकिन आम आदमी पार्टी को छोड़ने के बाद कहानी, स्टोरी यहां शुरू होती है। और आम आदमी पार्टी में रहते हुए भी कुमार विश्वास साहब की जिंदगी के कुछ सिद्धांत, कुछ वसूल थे, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, उनके कुछ लीडर्स को वो आइडियल मानते थे, और हमेशा उनकी तारीफ उन्होंने करी, हमेशा उनकी नीतियों की तारीफ उन्होंने करी। और जब उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ा, तो मैंने तो आज तक नहीं देखा ऐसा कोई वीडियो जिसमें अरविंद केजरीवाल ने कुमार विश्वास के ऊपर आरोप प्रत्यारोप किया हो। और मैंने कुछ वीडियो ऐसे देखे जिसमें
कुमार विश्वास साहब ने नीतियों को लेकर के अरविंद केजरीवाल या दिल्ली गवर्नमेंट के ऊपर एक दो बार कविताओं में अपना दर्द सुनाया, न कि आरोप। उन्होंने अपना दर्द सुनाया कि हाँ, मैं जो कह सकता था, जो बोल सकता था, जो मेरा स्वभाव था, वो जो पहले अच्छा लगता था बाद में बुरा लगने लग गया, और बात आई गई और खत्म हो गई। ये इन लोगों के जो संबंध थे और इन लोगों का जो बाद में संबंध विच्छेद हुआ, इसका फायदा कोई नहीं ले पाया। क्यों? क्योंकि दो को दोनों अपने सिद्धांतों पर अपने अपने तरीके से लोगों को परखते थे और एक दूसरे को परखते थे। तो ना कुमार विश्वास ने अरविंद केजरीवाल को कम समझा, ना अरविंद केजरीवाल ने कुमार विश्वास को कम समझा। इसलिए दोनों के बीच में कभी कोई बुराई इस तरह से नहीं आ पाई। ना कुमार विश्वास ने लूटा था अरविंद केजरीवाल को, ना केजरीवाल ने लूटा था कुमार विश्वास को। तो इसलिए दो के दोनों एक दूसरे के ऊपर कोई ऐसा फाइनेंशियल आरोप भी नहीं लगा पाए। लेकिन आज कुछ लोग जिनकी कमाई के रास्ते अब बंद हो चुके हैं, अगर ये साइट जो पहले कर रहे थे, अगर साइट उनको दी गई होती, जो कि 15 दिन पहले मैं जिन लोगों को संबोधित कर रहा हूं, 15 वो लोग पूरी तैयारी और जिम्मेदारी के साथ शाइन की साइटों पर, चाहे फ्रेश इन्वेस्टमेंट होता, चाहे पुरानी साइट का पोजीशन होता, जय शाइन सिटी के नारे लगाने के लिए तैयार थे, अपनी प्यारी कंपनी को वापस लाने के लिए तैयार थे। तब इनको कहीं कोई ऐप, कोई कमी, कोई बुराई नहीं दिखाई दी थी। लेकिन जब धंधा बंद हो गया और कोर्ट के द्वारा जब रजिस्ट्रियां बैन कर दी गई, और हमने पहले भी मना कर रखा था, और जब बाद में काम बंद हो गया, नए चेहरे नए शहर में काम होने लग गया, तो एकाएक इनको सारी बुराइयां नजर आने लगी। फिलहाल मुझे कुछ नहीं कहना है। मेरे तीसरे चरण का जो इस वार्तालाप में जो तीसरा चरण मेरा होगा, उसमें बहुत सी ऐसी चीजें मैं क्लियर करूंगा जो आगे आपको दिखाई देगा। मुझे कुछ भी नहीं कहना है, सिर्फ इतना कहना है कि अब तक कंपनी की तरफ से छानबीन किए जाने पर बहुत ढेर सारी रजिस्ट्रियां ऐसी निकली हैं जिनका कंपनी के पास संपूर्ण विवरण नहीं आ पाया है। जैसा कि उसके अंदर क्या लायबिलिटी लगाई गई है, ये रजिस्ट्री क्यों की गई है, कितने की लायबिलिटी लगाई गई, ऐसा कोई भी विवरण नहीं दिया गया है। मैं निवेदन करूंगा शाइन परिवार के सभी उन कस्टमर से या उन एसोसिएट से जिन्होंने 2019 से लेकर के अब तक रजिस्ट्रियां कराई हैं, आप सभी लोगों के हित के लिए और आप सभी लोगों की भलाई के लिए यह आवश्यक है कि कंपनी के पास, कंपनी की लैंड बैंक जो इस्तेमाल की गई है, उसका पूरा विवरण होना चाहिए कि उसकी रजिस्ट्री किस लिए, किसके कहने पर, किस आधार पर की गई। और यह विवरण मैं अपने लिए नहीं बल्कि माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए मांग रहा हूं। अब मैं आता हूं इस बात पर कि मैं माननीय उच्चतम न्यायालय को लेकर बार बार क्यों इतना ज्यादा प्रोत्साहित हूं और इतना क्यों उत्साहित हूं। आप में से जिन लोगों के पास समझ होगी, खासकर लीगल समझ होगी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मेरी इस लाइन को बहुत ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, किसी अच्छे अधिवक्ता या किसी अधिकारी से इसके बारे में मशवरा लेंगे, और उसके बाद आपको पता चलेगा कि आगे क्या हो सकता है और क्या होने जा रहा है, इसका आप अंदाजा लगा सकेंगे। हमारे ऊपर जितनी भी एफआईआर करी गई, उन सभी के सभी कंप्लेंट्स एफआईआर में एक ही चीज की मांग थी, कुछ अमाउंट दिए गए, कुछ धनराशि दी गई और उस धनराशि की अदायगी की मांग की गई। और उन लोगों ने ये सारी कंप्लेंट्स करी जिन्हें यह भी नहीं पता था कि मात्र कंप्लेंट कर देने से, एफआईआर कर देने से, पीआईएल डाल देने से पैसा नहीं मिल जाता। उन सभी लोगों को एक चीज घोट घोट के पिलाई गई कि कंपनी भाग गई है, एफआईआर नहीं करोगे तो पैसा नहीं मिलेगा। लोगों को ऐसा लगने लग गया कि अगर एफआईआर कर देंगे तो हमारा पैसा सिक्योर हो जाएगा, और उस चक्कर में अनाप शनाप सब कुछ लिख डाला लोगों ने। जो उन्होंने पैसे दिए वो भी, जो उन्होंने एसोसिएट पैसे दिए वो भी, जो प्रेसिडेंट पैसे दिए वो भी, जो पैसे कैश में दिए वो भी, सब जोड़ जाड़ कर डाल दिया गया। और जोड़ जाड़ के डालने के बाद किसी ने भी जोड़ करके कैलकुलेशन नहीं बनाई कि कितने का कारोबार हुआ है। एक 60,000 करोड़ का एक फिगर दे दिया गया, और 60,000 करोड़ का जो फिगर दिया गया वो आज मैं आपको बताता हूं कहां से आया है। एक्चुअली हमने अपनी सभी साइटों पर जो एक वैल्यूएशन निकाली थी कि अगर एक साइट हमने खरीदी है जिसकी लागत 15 करोड़ रुपए की बनती है, और इस साइट को डेवलप करके
और पूरी तरह से उसको सजा करके अगर उसको बेचा जाए तो साइट अगर 45 करोड़ रुपए में बिकती है तो ये 45 करोड़ की वैल्यूएशन इसकी हो गई। यानी 15 करोड़ रुपए की लागत और 45 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन। इस 45 करोड़ में सबसे पहले 15 करोड़ माइनस होगा जमीन खरीदने के लिए, 10 से 15 करोड़ रुपए खर्च हो जाएगा साइट को डेवलप करने के लिए, और करीब तकरीबन 10 करोड़ रुपए से ऊपर खर्च हो जाएगा कमीशन बांटने के लिए। तो जब ये तीन के तीनों फिगर्स मिला देंगे तो तकरीबन तकरीबन 35 से 40 करोड़ रुपए के आसपास ये पैसे वहीं खर्च हो गए। बच जाते हैं 5 करोड़ रुपए, उसका प्रॉफिट मार्जिन बनता है। अब अगर एक साइट खरीदी गई, डेवलप किया गया, डेवलपमेंट पैसा खर्चा किया गया, कमीशन बांटे गए, एडवांस दिए गए, और उसमें 50 करोड़ रुपए का कलेक्शन आने के बाद 40 करोड़ रुपए इसी में खर्च हो गए, तो टोटल मार्जिन बनता है 10 करोड़ रुपए का। अगर साइट खरीदी गई है, लैंड बैंक मौजूद है, जमीनें मौजूद है, इसका मतलब कि पैसे वहां पे इन्वेस्टमेंट है। अब जो पैसे वहां मौजूद है उस पैसे के बारे में अगर अफवाह उड़ा दिया जाए कि ये 50 करोड़ रुपए का स्कैम हो गया, जबकि 10 करोड़ रुपए एसोसिएट के पास, 15 करोड़ रुपए लैंड मैनेजर्स किसान के पास, और करीब 10 से 15 करोड़ रुपए डेवलपमेंट करने वाले लोगों के पास खर्चे के तौर पर। इस फिगर को कभी नहीं जोड़ा गया कि हां जमीनें खरीदी गई होंगी, जमीन डेवलप की गई होगी, कमीशन दिया गया होगा, खर्चे हुए होंगे। इस फिगर को कभी किसी ने नहीं जोड़ा और इसकी मांग ही किसी ने नहीं करी। किसी ने कंप्लेन में यह नहीं लिखवाया कि मैंने प्लॉट खरीदने के लिए पैसा दिया है, कंपनी के पास पर्याप्त जमीन है, कृपया करके मुझको मेरा प्लॉट का कब्जा दिला दिया जाए। लोगों ने यही लिखवाया कंप्लेन के अंदर, जो झूठ था, कि मैंने पैसा पूरा जमा कर दिया, जब मैं ऑफिस पहुंचा तो देखा वहां पर ताला बंद था, तो पता चला कंपनी भाग गई। या कुछ लोगों ने झूठ ये लिखवाया कि जब मैं वहां पहुंचा तो वहां पर कुछ लोगों ने धक्के देके भगा दिए, और न जाने क्या क्या कंप्लेन लिखवा दिया गया। वो इसलिए क्योंकि लोगों को यह बताया गया था कि जब तक कंप्लेन नहीं करोगे तब तक पैसे नहीं मिलेंगे। इससे प्रेरित होकर के बहुत से लोगों ने कंप्लेन्स में कही गई उन सारी बातों को लिखवाया जो बात वास्तविकता सच्चाई थी नहीं। अब आती है बारी कि जब हमने, ये समझने वाली बात आती है, आप सभी लोग समझना जरूर चाहिए ताकि आप फैसला ले सके आगे के लिए। हमने जब तक अदायगी की कोशिश करी, हमने तब तक FIR कंप्लेन PIL को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। कोई कंप्लेन भी करता था तो हम समझा लेते थे, कोई बात नहीं, जब काम हो जाएगा तो FIR खत्म हो जाएगी। हमने कभी भी इसको कॉमर्शियल नहीं बनाया, हमने कभी भी इसको हेडेक नहीं बनाया। हमने ये सोचा कि धीरे धीरे कंपनी काम करेगी, लोगों को दिखाई देगा माहौल बन रहा है, लोग अपनी FIR वापस कर लेंगे। लेकिन चंद लोगों ने मिल करके इसका फायदा उठाया और कंप्लेंट्स के लिए प्रेरित किया लोगों को कि अगर आप पैसे दे करके, डेवलपमेंट चार्ज दे करके अगर आप रजिस्ट्री नहीं कराओगे तो आपका पैसा डूब जाएगा, कंपनी भाग गई, फिर आपको FIR करानी पड़ेगी। प्रेरित किया गया लोगों को पूरी तरीके से, और ये हम साबित करेंगे माननीय न्यायालय के अंदर। बहुत से एविडेंस हमारे पास ऐसे हैं, कई लोगों के सोशल मीडिया के वॉल के पेज ऐसे हैं, कई लोगों की रिकॉर्डिंग ऐसी है जो हमारे पास मौजूद है, जिसे हम सोशल मीडिया के जरिए नहीं बल्कि जहां पर आवश्यकता है माननीय न्यायालय में वहां जरूर डालेंगे कि ये रिकॉर्डिंग आप सुन लें, देखें कि FIR कस्टमर करना चाह रहे थे, उसको प्रेरित किया गया। इसके साथ ही साथ लोगों ने अपनी दुकानें चलाई, लोगों ने, कुछ लोगों को रजिस्ट्रियां करी ऐसी जो बिल्कुल इन्वेस्टर भी नहीं थे, प्रेशर में आकर के चाहे की हो उन्होंने, चाहे उनसे लालच में आकर करी हो। कुछ ऐसे प्राइम लोकेशन की जमीनें रही लोगों ने जिसकी रजिस्ट्री करी, जिसको शायद अगर उस लायबिलिटी उतारने में इस्तेमाल करते तो शायद 2-4 करोड़ की लायबिलिटी उतरती, जिसे मात्र 30-40 लाख रुपए, 50 लाख रुपए के चक्कर में लोगों ने उठा करके बेच दिया ऐसे लोगों को जिनसे उन्हें मौके पे पैसा मिल गया। ये सारे स्कैम हुए पड़े हैं, भरे पड़े हुए हैं, दिखाई देंगे आप सभी लोगों को। फिलहाल हम कोर्ट के अंदर इस बात को डालेंगे, कोर्ट में इस बात को डालेंगे। क्यों? अब मैं दोनों बातों को जोड़ता हूं। अगर आप ध्यान दें तो कंप्लेन की गई कि कंपनी भाग गई, आपका पैसा भाग गया, वो पैसा दिलाया जाए। लेकिन आजकल एक चीज जो पिछली 2 तारीखों से आप सभी लोग लेकर के उत्साहित भी हो रहे हैं, पहली तारीख में तो बहुत लोग उत्साहित हुए और अगली तारीख में बहुत से लोग बिला वजह फालतू हवा उड़ने लगे जब माननीय न्यायालय से ये फटकार पड़ी जांच एजेंसियों को कि जांच प्रॉपर की जाए। वो लोग ये भूल गए कि FIR तो की गई थी, कस्टमर्स को उनके पैसे दिलाने की, FIR तो करवाई गई थी, आपकी रजिस्ट्री जमीन पे कब्जा दिलाने की FIR तो करी गई थी। ये कहकर कंपनी भाग गई है
और आप जो है इस कंपनी के ऊपर जो केस कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं आप पैसा डूब चुका है। लेकिन माननीय न्यायालय से आदेश हो रहा है जांच का, कि जांच किया जाए कि पैसे कहां गए, किसके पास गए, और जो आरोप लग रहा है वो सही है गलत है, इसकी फेयर इन्वेस्टिगेशन की जाए, प्रॉपर तरीके से जांच की जाए। जांच जब मजबूत की गई, इससे पहले एफआईआर के बिहाफ पर गिरफ्तारियां हुई, बिल्कुल इसमें दो राय नहीं है कि लोगों ने जो एफआईआर करी जिस मोटिव से, उस मोटिव का पहला पार्ट लोगों की गिरफ्तारियां वो हुई, ये पहला पार्ट था एफआईआर का। लेकिन अगला पार्ट कस्टमर के लिहाज से उन सभी लोगों को उनका फंड, उनका पैसा, उनकी जमीन वापस मिल जाना चाहिए। लेकिन जिनकी गिरफ्तारियां हुई वो एक एक करके धीरे धीरे जमानत पर बाहर आते चले गए, और आज भी कस्टमर्स का पैसा वहीं पर है, आज भी उसे पैसे नहीं मिले हैं। अब लोगों ने अपनी दुकान चला रखी है मुझे लेकर के कि जब वो आएंगे तब कस्टमर पैसा वापस मिलेगा। भाई कहां से मिलेगा, पहले तो ये बता दें। नंबर 2, आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, इस बात पर जोर दीजिए कि जांच के आदेश क्यों हो रहे हैं। क्योंकि अगर आप पूरा रिकॉर्ड उठाएंगे तो इससे पहले जब कभी ये पिटीशन लिस्ट होती थी तो कभी कंपनी का नाम नहीं आता था, नाम आता था पिटीशन जिनके नाम पर है उनका वर्सेस स्टेट। और अब कंपनी का भी नाम और कंपनी के एडवोकेट नाम आने, क्योंकि कंपनी ने अपनी तरफ से जो पिटीशन लगाई उसमें हमने साफ साफ मांग किया है कि हमारे पास जमीन है, हमारे बैंक अकाउंट सीज्ड है, हम पैसा वापस देना चाहते हैं, हमारे साथ खुद स्कैम हो रहा है, हमने इतनी ढेर सारे लोगों को एडवांस दे रखे हैं, कृपया करके इसकी बाकायदा जांच करके हमें अनुमति दिया जाए या कोर्ट अपनी तरफ से कोई मॉनिटर नियुक्त करे ताकि हम लोग लायबिलिटी उतार सकें। हम तो उस चीज के लिए सहर्ष तैयार हैं जो चीज आप अपनी पिटीशन में डाल रहे हैं, हम तो उनके लिए भी तैयार हैं जो पिटीशन नहीं है, उनका काम बाहर से कर रहे हैं, क्योंकि हम उसका रिकॉर्ड बना के देंगे कि देखिए हमने इनका काम किया है। लेकिन पिटिशनर जो थे जिन्होंने पिटीशन डाल रखी है, हम उनका काम इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि वो ऑलरेडी पिटीशन में हैं और वो एक गलत ट्रैक पे जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो एफआईआर और जो पीआईएल डाली गई थी कंपनी पर दबाव डालने के लिए, आज वो एफआईआर वो पीआईएल कंपनी का सबसे बड़ा हथियार है कि हम इस बात को बाहर चिल्लाते रहें कि हमारे साथ गलत हो रहा है, किसान हमारा पैसा लेके भागा है, प्रेसिडेंट एसोसिएट सब पास हमारे पैसे पड़े हुए हैं, हमारी गाड़ियां हैं, हमारी जमीन, कोई सुनने वाला नहीं था। लोग एक दूसरे को धमकाते थे, एक दूसरे के ऊपर एफआईआर करते थे। लेकिन अब उस जगह पर जहां पर साक्ष्य बात करेंगे वहां पर हम लेकर के आ चुके इस मुकदमे को, जहां पर हम खुद मांग कर रहे हैं कि फेयर जांच की जाए। और अब आपको मैं बता दूं, जांच जो हो रही है उन जांचों में आप सभी को इस बात की मैं गारंटी पहले से देता हूं, अभी जांच की रिपोर्ट आई नहीं है, कि किसी भी प्रकार का जो आरोप लगाया गया है कि पैसा बाहर भेजा गया, पैसा लेफ्ट राइट कहीं भेजा गया, वो कोई भी ऐसा कार्य कंपनी तरफ से किया नहीं गया था, इसलिए वो कभी भी बाहर पैसा गया नहीं, इसलिए कभी भी ऐसी चीज को साक्ष्य नहीं मिल सकता है। ये मेरी भविष्यवाणी नहीं, मेरा कॉन्फिडेंस है। क्यों? क्योंकि हमने पूरी तरीके से काम को वो किया है लीगल जो कानून कहता है। ऐसे बहुत ढेर सारे लोगों के बयानात आए हैं, ऐसे बयान आए हैं जिन बयानों का सिर्फ बयान है, आधार नहीं है। आप एक बात ध्यान रखिएगा, आप जो बोल देते हैं बाहर ना, उसको अगर कोर्ट में आप बोलेंगे उसको साबित करना पड़ेगा, आपको उसके सबूत देने पड़ेंगे आपको। तो फिलहाल इस टाइम जो चीजें चल रही हैं माननीय न्यायालय के अंदर, वो पूरी तरीके से कंपनी की तरफ से की गई उस अपील का नतीजा है, जिसे कंपनी ने निर्धारित किया था पहले कि अगर हम जांच करवा लेते हैं, फेयर जांच हो जाती है, हम कहते हैं छोड़िए इसका क्रेडिट हमें नहीं लेना है, लेकिन अगर फेयर जांच हो रही है, हो गई, तो यकीन जानिए ये जो 60,000 करोड़ का लोगों ने पुलंदा बना करके खाली पेपर रखा है ना, ये उड़ते देर नहीं लगेगी। पहली चीज, कंपनी अपनी सारी जमीनों पर जिसकी रजिस्ट्रियां हुई हैं, जब तक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं पाएगी तब तक उस रजिस्ट्री को हम नहीं मांगेंगे। और माननीय न्यायालय में हम ये पुलिंदा भी रखेंगे, ये सब्जेक्ट भी रखेंगे
कि हमने लोगों को ऑथराइजेशन दिया, पावर दिया लायबिलिटी उतारने के लिए लोग, कि इन लोगों ने हमारे साथ छल किया। जवाब देंगे वो सारे लोग जिन्होंने अपने रिश्तेदारों के नाम, अपने घर वालों के नाम, अपने दोस्तों के नाम और कुछ ऐसे बेनामी लोगों के नाम पे रजिस्ट्रियां कर रखी जिनका शाइन से कोई लेने देना नहीं था। किसी ने पैसा उठाया किसी से 1 करोड़ रुपए और लेकर अपने अकाउंट में रख लिया, अपने घर पे रख लिया। उसने जब प्रेशर डाला तो शाइन की लायबिलिटी दिखा करके उसकी जो है आपने ज़मीन लिखवा ली। कोई बात नहीं, मैं सौगंध खा के कहता हूं आप सभी लोगों को, ये सारी रजिस्ट्रियां जिनका कंपनी की लायबिलिटीज कोई लेने देना नहीं है या डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं लगे हैं, ये सारी की सारी रजिस्ट्रियों का मैं निरस्तीकरण का अपनी कंपनी की तरफ से कोर्ट के अंदर, माननीय न्यायालय के अंदर आवेदन डालूंगा कि इसे एक्सेप्ट किया जाए, क्योंकि ये जनता का पैसा है। पैसा यहां गया हुआ है जिसे लोगों ने अकाउंट में एडवांस लेकर लूटा, किसान को दिलवाने के नाम पे लूटा, और अगर पैसा हमने जमीन पे डाल दिया तो फर्जी रजिस्ट्रियां करके भी लूटा। और अगर यह साबित हो जाता है कि रजिस्ट्रियां उनको भी की गई जिनकी लायबिलिटी नहीं थी, रजिस्ट्रियां उनको भी की गई जिन्होंने कंपनी अकाउंट पैसे नहीं दिए थे, पैसा किसी और ने लिया लेकिन कंपनी पर आरोप लगाकर रजिस्ट्री कर दी, तो यह भी इस लूट का पार्ट माना जाएगा। और तब निकलकर सामने आएगा असली लुटेरा कौन है। और इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, यह भविष्यवाणी हम नहीं कर रहे हैं, यह डिमांड ऑफ क्लाइंट है। ये उस क्लाइंट की, उस कंपनी की मांग है जो कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। इसके लिए मुझे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा तो मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगा, लेकिन जब तक सच्चाई सबके सामने नहीं आएगी तब तक यह लड़ाई अब बंद नहीं होगी। अगर लोग एफआईआर वापस लेकर, पीआईएल से अपना नाम वापस लेकर के अब सेटल कर लिए होते तो शायद मुझे यह पोल खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पोल जो खुलेगी अब माननीय न्यायालय के द्वारा खुलेगी। अब कोई भी चीज बाहर कोई आरोप लगा रहा है ना, उसको हम कोर्ट में लेकर के आएंगे। आप बाहर कुछ भी कह लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, वो सारी चीजें अफवाहों की श्रेणी में आएंगी और उन सब को एविडेंस बना करके हम लाकर कोर्ट में रखेंगे कि ऐसे लोगों की अफवाहें, ऐसे लोगों की झूठ बयानी, ऐसे लोगों के फेसबुक वॉल, ऐसे लोगों का ट्विटर का जो हैंडल हो रहा है, जो ट्वीट, ऐसे लोगों का यूट्यूब चैनल, ये जनता के अंदर भ्रांति फैला रहा है और साबित करना पड़ेगा। तो फिलहाल दूसरे चरण में जो कहना चाह रहा था यही कि सभी शाइन परिवार के एसोसिएट और कस्टमर ये बात जान लें कि जो बातें अफवाहों में और अखबारों में आई हैं उन बातों का सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। मैं कोर्ट की तारीख आने से पहले चैलेंज कर रहा हूं। भले ही 2, 3, 4 तारीख लग जाए, ये आरोप लगते रहें, लेकिन 10वीं तारीख भी लग जाएगी, ये आरोप कोई साबित नहीं कर पाएगा। ना मेरे पास एक कंट्री के अलावा किसी दूसरी कंट्री की नेशनलिटी या पासपोर्ट है, सिवाय भारत देश के अलावा मेरी कोई नागरिकता नहीं है, और सिवाय भारतीय पासपोर्ट के अलावा मेरा कोई पासपोर्ट नहीं है। किसी भी कंट्री के अंदर किसी भी व्यवसाय के लिए, किसी भी कारोबार के लिए शाइन सिटी का कोई भी पैसा बाहर नहीं गया है। इसके अलावा 1 रुपए का भी गबन कंपनी ने कस्टमर साथ नहीं किया है, सारा पैसा वहीं मौजूद है। और ये लोग जो आजकल दूसरों की हाथों की कठपुतली बने हुए हैं, यकीन जानिए इनको कठपुतली सिर्फ इसलिए बनाया जा रहा है कि लोग अपने को कवर कर सकें, ताकि ये कह सके कि मैंने तो नहीं, ये इनके लोगों ने कहा था इसलिए मैंने इस बात को ऐसा बोला था। जांच एजेंसियां जो जांच कर रही हैं, मेरा विश्वास है कि वही पाएंगे जो हकीकत होगी, जो सच्चाई होगी। बाकी कोई भी फिगर मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है। बैंक के अंदर या कहीं किसी जगह कोई फिगर मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है। हमें पता है बहुत अच्छे से, हम बहुत क्लियर है कि हम इस लड़ाई को जीतने जा रहे हैं। अफवाहें बाहर जितनी चलती रहें, लेकिन याद रखिएगा हिंदुस्तान की न्यायपालिका का विश्वास का सबसे बड़ा स्तंभ मैं आपको देना चाहूंगा कि हमारे देश में एक बाबा थे, एक नहीं उनसे ज्यादा बाबा थे, 2-3 बाबा हुए, लेकिन उनका नाम ज्यादा प्रचलित है इस समय पर चर्चा में। बाबा आसाराम बापू, न जाने कितने मुख्यमंत्री आकर उनका पैर छूते थे, न जाने कितने स्टेट की पुलिस डीजीपी वो उनके यहां दरबार में जाते, दर्शन करने जाते थे। हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से पर उनका प्रभाव था, करोड़ों की संख्या में भक्त उनके हुआ करते थे। लेकिन जिस समय उनके ऊपर आरोप लगा तो वो क्योंकि गलत थे, पूरे हिंदुस्तान में उनके जितने भक्त थे उन्होंने सिरे से आरोप को खारिज कर दिया।
हिल गया मीडिया, हिल गया तंत्र, लेकिन सैल्यूट है भारतीय संविधान को कि दो अनजान चेहरों, दो अनजान नाम की कंप्लेन पर इतना बड़ा तंत्र क्योंकि गलत थे वो अपने आप को संभाल नहीं पाया। और आज की तारीख में दुनिया को पता है पापा आसाराम बापू का क्या हाल है। यह है कानून की ताकत, यह है कानून की पावर। कानून कभी भी पावर, अफवाह इन सब पे नहीं जाता। कानून हमेशा सच्चाई पे जाता है और ये सच्चाई साबित हो करके रहेगी। ऐसे कई केस हैं, ऐसे कई मुकदमे हैं जहां पे प्रत्यक्षता आपको पहली नजर में कोई और गलत लगता है, लेकिन जब सच्चाई सामने आती है ना, तब पता चलता है कि सच्चाई कुछ और थी। तब निकल करके आता सच्चाई कहीं और है। आज जिस प्रकार से लोगों ने शाइन सिटी के ऊपर झूठे आरोप लगाए, उन झूठों ने, जिन्होंने कंपनी को लूट लिया और कंपनी पे आरोप लगाते कंपनी भाग गई, साक्ष्य न दे पाने की वजह से आप देखिएगा उनके साथ क्या एक्शंस होते हैं। और अगला लास्ट संदेश मेरा शाइन परिवार के एसोसिएट्स के लिए, जो आज शाइन परिवार साथ यहां वहां भटक रहे हैं। क्या जिंदगी थी आपकी और क्या जिंदगी हो गई है। अपनी फोर व्हीलर गाड़ियों में चलने वाले लोग, ड्राइवर को रख करके गाड़ी पे चलने वाले लोग आज की तारीख में ऑटो रिक्शा पे चल रहे हैं, आज की तारीख में बाइक से चल रहे हैं। जरा ध्यान दीजिए, वो सक्सेस, वो कामयाबी आपकी नहीं थी, वो कामयाबी शाइन सिटी की वजह से थी और शाइन सिटी वापस आ रही है। आपको डिसाइड करना है कि आपकी जिंदगी में 3 ट्रेनें हैं। एक मालगाड़ी, वो जो अफवाहों में आप उड़ते रहते हैं, यहां वहां जाते रहते हैं, इधर उधर धक्के खाते रहते हैं और कहीं नहीं पहुंच पाएंगे आप, आपको उस पर बैठना है। एक वो पैसेंजर ट्रेन जो हर स्टेशन पर रुकती है और किसी भी सुपरफास्ट को वो पास देती है। छोटी छोटी कंपनियां, कभी यहां कभी वहां, कभी इसके यहां कभी उसके यहां, कभी कुछ बेच ले, कभी कुछ बेच लिया, कभी साबुन तेल मंजन बेच लिया, कभी जमीन बेच लिया, कभी घर बेच लिया, कभी किताब बेच लिया, कभी कुछ बेच लिया। और एक सुपरफास्ट आपकी शाइन ट्रेन, जिसको पता है कि उसका डेस्टिनेशन क्या है, स्टेशन से कितने बजे छूट रही मैटर नहीं करता है, रास्ते में कितने जाम आ जाए मैटर नहीं करता है, लेकिन लास्ट डेस्टिनेशन पर टाइम पर पहुंचना उसको मालूम है। उसके लिए रास्ते की न जाने कितनी माल गाड़ियों को अपना रास्ता बदलना पड़ जाएगा, उसके लिए न जाने कितनी पैसेंजर ट्रेन को रोकना पड़ जाएगा, लेकिन फाइनली सुपरफास्ट ट्रेन अपने गंतव्य पे पहुंचेगी, टाइम पे पहुंचेगी। तो मैं अपने शाइन परिवार सभी एसोसिएट से कहना चाहूंगा, इस सुपरफास्ट ट्रेन आ चुकी है। आप में से जिन लोगों को चढ़ना है इस ट्रेन पर, अपनी मंजिल तक जाना है, छोड़िए सारी चीज़ें, ये अफवाहों पे मत जाइए। इस अफवाहों की वजह से आपने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है। आपका कैरियर, आपकी ज़िंदगी, आपका घर परिवार सब टूट गया है। मैं खड़ा हूं आपको सपोर्ट करने के लिए। जो ज़रूरत पड़ेगी, साइट विजिट के लिए, ऑफिस के लिए, कस्टमर से बात करने के लिए, जूम मीटिंग के लिए, सब मैं करके दूंगा।